ठीक है। यहाँ पर देखना, सबसे पहले जो हमने जो बात करी थी वो हमने बात करी थी भाई ट्रांजेक्शन्स में। तो इस ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है लेन देन। ठीक है। मैं बिज़नेस की ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस की लेन देन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पूरी बुक करते हुए एक बात का ध्यान समझना है, वो क्या है, मेरे पास सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमेशा इस चीज़ का ध्यान समझना है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मुझको क्या बोलता है कि मेरे पास फर्म अलग है और जो बिज़नेस का मालिक है वो अलग है, एक नहीं है दोनों। जो मेरे पास फर्म है ना, ये मेरे पास है कौन, आर्टिफिशियल पर्सन, याद रखना। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है जी। और जो मेरे पास जो ये तुमको प्रोप्राइटर दिख रहा है या जो मालिक दिख रहा है, ये कौन होता है, मेरे पास नेचुरल पर्सन होता है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा मैंने कहा कि जब 11 पढ़ो 12 पढ़ो कुछ भी पढ़ो, हमेशा तुम अकाउंटेंट हो और किसके हो भैया, इस फर्म के हो। तुम्हें इस मालिक से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात। अभी मैंने आपसे बात करी कि मैंने कहा कि मान लेते हैं इस बिजनेस ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, मान लो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो ये कहेगा मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, तो इसके लिए तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैंने कहा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भैया देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तो इसलिए मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जब भी पूछूं कि भैया कैपिटल क्या है, तो आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि भैया बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया। तो इस बिजनेसमैन की नाम की जगह, मतलब मिस्टर एक्स की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और कैपिटल क्या होता है, हमेशा याद रखना, इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैपिटल हमेशा क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटीज़। अभी फिलहाल हम लायबिलिटीज़ को सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने किसी से उधार ले लिया। आप मुझे बताओ इस पिक्चर में आपको कितने पर्सन दिख रहे हैं, एक नहीं है, 2 पर्सन है। ध्यान से मेरी बात को समझना, एक फर्म है और दूसरा कौन है, मिस्टर एक्स है। मैंने कहा फर्म भी तो मेरे पास पर्सन है, इसका नाम है आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ गई बात। और मिस्टर एक्स कौन है, नेचुरल पर्सन है। फिर से देखो इस पिक्चर में कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको इस मालिक से कोई मतलब नहीं, ओनर से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो बोलता है भैया फर्म अलग और जो प्रोप्राइटर है वो अलग। पक्का। इसने जब बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, तो मैंने इसके नाम की जगह मैंने मिस्टर एक्स जो कि एक नेचुरल पर्सन था, इसकी नाम की जगह मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, कैपिटल वर्ड यूज़ करा। और कैपिटल के साथ मैंने L प्लस लिखा। अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगी। फिलहाल इतनी बात समझना कि ये अलग और ये अलग, बस। जैसे कि मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में मैंने बताया कि भैया मिस्टर एक्स के घर का भी बिजली का बिल आएगा और उसके बिजनेस का भी, जो उसकी जो शॉप थी वहाँ पर भी उसका बिजली का बिल आएगा। जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि इसकी शॉप का नाम है एक्स टेलीकम्युनिकेशन, तो इसकी शॉप का भी बिल आएगा, इसके घर का भी बिल आएगा। तो हमने कहा हमें इसके घर के बिल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इसकी शॉप का बिल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो आप मेरी बातों से ये समझ रहे होंगे कि मेरा ध्यान सिर्फ कहाँ पर है, फर्म में है, उसके घर में क्या हो रहा है या उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया। अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारे पास प्रोप्राइटर है, ये जो बिजनेस का मालिक है, ये बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल ले। कैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ पैसा निकाल ले, तो मैं उसको ड्राइंग्स बोलता हूँ। और अभी भी आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी बुक में आपको हमेशा इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी नहीं समझोगे। अगर इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो भैया इसके नाम की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ड्राइंग्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब ये बिजनेस में पैसा लगा रहा था तब मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा था, कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहा था। क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना कि भैया पर्सनल यूज़ है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसने क्या करा, यहाँ पर पैसा निकाल दिया। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि इसके पास यहाँ पर 100 फ़ोन थे। मान लो इसकी शॉप में, इसकी जो टेलीकम्युनिकेशन की जो दुकान है वहाँ पे 100 फ़ोन थे, उसमें से एक फ़ोन ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी मैं क्या बोलूँगा, ड्राइंग्स बोलूँगा। क्लियर हो गया। पक्का। ड्राइंग्स हमेशा क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को कम करता है। इसको आप ऐसे समझो कि जब इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए थे, तो बिजनेस की 1 लाख रुपए से लायबिलिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। अगर इसने मानो कि यहाँ पर मान लो 10,000 रुपीज़ निकाल लिए, तो मैं बोलूँगा 10,000 से लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं किसमें भैया, गुड्स पर हम बात करते हैं। गुड्स या स्टॉक में अब खोलूंगा। मैंने कहा जब जब आपको क्वेश्चन में गुड्स दिखेगा, आप गुड्स के नाम की जगह कभी भी इस गुड्स इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको गुड्स दिया हुआ रहेगा तो आप गुड्स के नाम की जगह गुड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब ये समझो जो गुड्स होता क्या है, गुड्स कोई भी ऐसा सामान जो मैंने खरीदा तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए, खरीदा तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए, वो मेरे पास गुड्स हो जाएगा। समझ में आया। आप मारुति के शोरूम में चल गए,
मैंने कहा आप मारुति के शोरूम में गए, आपको मारुति के शोरूम में जितनी गाड़ियाँ दिख रही है वो सब उनके लिए क्या है, गुड्स हैं। आप किसी कपड़ों की दुकान में चल गए, आपको वहाँ पे जितने भी कपड़े दिख रहे हो सब क्या है भैया, गुड्स हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है वो खरीदा तो है लेकिन बेचने के लिए, लेकिन उस शोरूम में आपको कुछ फर्नीचर भी दिख रहा है जो भैया बैठने के लिए, लोगों के लिए, वो नहीं है गुड्स। तो गुड्स की खास बात क्या है कि भैया कुछ भी सामान जो मैंने खरीदा तो है लेकिन बेचने के लिए वो मेरे पास गुड्स हो जाएगा। लेकिन गुड्स की जगह हम 4 नाम है, जब जब मैं गुड्स को खरीदूंगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, परचेज बोलूँगा। जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, और जब जब मैंने गुड्स को बेचा तो मैं क्या बोलूँगा, सेल्स। कई बार क्या होता है कि मैंने गुड्स खरीदा, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको वापस कर दिया तो मैं उसको बोलूँगा परचेज, रिटर्न। कई बार मैंने सामान बेचा, वो वापसी आ गया तो मैं उसको बोलूँगा सेल्स, रिटर्न। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्टॉक या गुड्स के हमेशा नाम याद रखना, परचेज, सेल्स, रिटर्न और या फिर परचेज, रिटर्न। ये मेरे पास 4 नाम है। गुड्स की जगह गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं होता है। आगे मैंने बात करी, मैंने कहा भैया मैं एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार में मैंने कुछ खरीदा या बेचा, ध्यान से समझना। आपको इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, आपको इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आपने क्या करा, उधार में सामान खरीदा। कैसे खरीदा भैया, उधार में सामान खरीदा। तो जब मैं उधार में सामान खरीदता हूँ तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बन जाती है, क्रेडिटर्स बन जाती है। क्रेडिटर्स को मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, लेनदार बोलता हूँ। इतनी बात याद रखना। आपको इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। यही है भैया शॉप, जिस हम टेलीकम्युनिकेशन शॉप के बारे में बात करें वो यही है। अगर ये जिससे उधार पर सामान खरीदेगी तो होलसेलर जो रहेगा वो इसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा। और क्रेडिटर्स हमेशा लायबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। समझ में आया? उधार में सामान खरीदेंगे, सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी, क्रेडिटर्स बन जाएगी। क्रेडिटर्स क्या होता है भैया, लायबिलिटी है। सिंपल सा रूल। उधार में सामान बेच दिया, मान लो अगर क्रेडिट सेल्स कर दी तो सामने वाली पार्टी क्या बनती है, डेटर्स बनते हैं। इसको हम बोलते हैं देनदार। अगर हम उधार में सामान बेचेंगे तो सामने वाली पार्टी क्या बनेगी भैया, डेटर्स बनेगी, जिसको हम बोलते हैं देनदार। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको क्रेडिटर समझ में आया, आपको डेटर समझ में आया। ध्यान से मेरी बात को समझना। मेरा जो जितना मैंने यहाँ पर समझाया, मैंने यहाँ पर क्रेडिट पे बात करी है, नगद की बात नहीं करी। उधार में खरीदूंगा तभी सामने वाली पार्टी क्या बनेगी, क्रेडिटर्स बनेगी। उधार में बेचूंगा तभी सामने वाली पार्टी मेरे पास डेटर्स बनेगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या करना पड़ता है कि हमको भैया ट्रांजैक्शन से क्या बनानी पड़ती है, जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है। ट्रांजैक्शन से क्या बनानी पड़ती है, जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है, जिसके लिए मुझे कुछ रूल्स की मदद लगती है। रूल्स, ठीक है, कुछ डेबिट या क्रेडिट के रूल्स है जो मुझको समझने हैं। असेट्स मेरे पास जब जब बढ़ता है, संपत्तियां मेरे पास जब जब बढ़ेगी तो मैं उसको डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करते हैं मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या होता है, असेट होता है। अगर मैंने कोई मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल मेरे लिए क्या होगा, असेट होगा। असेट जब जब बढ़ेगा कहाँ पर दिखाऊंगा, डेबिट में। सिंपल। असेट जब जब बढ़ेगा कहाँ पर दिखाऊंगा, डेबिट में। ये जब कैश में खरीदेंगे, कैश से मतलब नहीं। सपोज करो मैंने फर्नीचर खरीदा, तुम्हें सिर्फ फर्नीचर में ध्यान देना है। उधार खरीदा, नगद खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, तुम बोलोगे भाई फर्नीचर क्या है, असेट है, तो मुझे फर्नीचर को कहाँ दिखाना पड़ेगा, डेबिट में। इतना सा सिंपल है। मैं कैश में खरीदूँ, उधार खरीदूँ, उसमें ध्यान मत दो अभी। अब इसी पे देखो कि मैंने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर क्या है, असेट से कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, डेबिट में। अगर मैंने यही फर्नीचर बेच दिया तो असेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में। इतना सिंपल है। मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, उधार खरीदी, नगद खरीदी, कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे सिर्फ बिल्डिंग में ध्यान देना है। क्या मेरे पास बिल्डिंग बढ़ रही है, आंसर है हाँ। बिल्डिंग असेट्स होती है, संपत्ति होती है, बिल्कुल होती है, तो मैं उसको कहाँ पर दिखाऊंगा, डेबिट में। आ रहा है समझ में? अगर मैंने बिल्डिंग बेच दी सपोज करते तो मैं उसको कहाँ पर दिखाऊंगा, क्रेडिट में। अब ध्यान से मेरी बात समझना। उधारी मेरे सर में जब जब बढ़ती है, लायबिलिटी मेरे सर में जब जब बढ़ेगी, मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में। L+ का रूल लगेगा। जैसे कि मैंने बैंक से लोन लिया, जैसे कि मैंने क्या करा, बैंक से लोन लिया। जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरे सर में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। कहाँ पर दिखाऊंगा मैं उसको, क्रेडिट में। लेकिन जब जब मैं उनको EMI पे कर रहा हूँ, जब जब मैं उनके पैसे वापस कर रहा हूँ तो लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, तो मैं उसको कहाँ पर दिखाऊंगा, डेबिट में। आई बात समझ में नहीं आ रही? फिर N-N+ मैंने बताया नॉमिनल का रूल है। किसका रूल है, नॉमिनल का रूल है। नॉमिनल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ध्यान से समझना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल N- में दो चीज़ों के बारे में बात करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दो चीज़ें, एक्सपेंसेस होगा चाहे लॉस होगा, चाहे एक्सपेंस हो चाहे तुम्हारे पास लॉस हो जाए, मैं उसको हमेशा N- बोलूँगा। मतलब मैं कभी भी आपको पूरी लाइन नहीं बोलूँगा। अगर मैंने N- बोल दिया तो आप समझ जाओगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अगर मैंने N+ बोल दिया तो आप समझ जाओगे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पक्का?
तो एन माइनस में क्या आ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे कि एग्जांपल, मैंने मान लो कुछ परचेजेस किया तो मेरे पास खर्चा है, अगर मैंने रेंट पे किया तो मेरे पास खर्चा है, अगर मैंने सैलरी पे करी तो मेरे पास खर्चा है, वो सब का सब मेरे पास यहाँ पर आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मुझको सैलरी रिसीव्ड हो रही है, अगर मुझको सैलरी रिसीव्ड हो रही है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन में आएगा। अगर मुझको कोई भी इनकम मिल रही, मान लो मुझे डिविडेंड की इनकम मिली, डिविडेंड पता है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उसके बदले में मिलने वाला प्रॉफिट डिविडेंड क्या कहलाता है, तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। एन माइनस एन प्लस समझे, ए माइनस ए प्लस एल माइनस एल प्लस ए समझे। मेरे पास जितनी भी मैं तुम्हारे साथ चर्चा करूँगा, जितनी भी मैं तुम्हारे साथ चर्चा करूँगा पूरी बुक में वो यहीं पर ही होगी, इससे बाहर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इससे बाहर हम कहीं जाएंगे ही नहीं। सारी कहानी यहीं पर चलेगी, एसेट्स के बढ़ने पर या कम होने पर, लायबिलिटी बढ़ने पर या कम होने पर, एन माइनस पर या एन प्लस पर, इससे दाएं बाएं और कहीं कहानी नहीं चलेगी। ठीक है सर। आगे मैंने बताया, मैंने कुछ ट्रांजेक्शन बताई, जैसे यहाँ पर था ट्रांजेक्शन नंबर 1, जैसे यहाँ पे मैंने बताया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो मैंने कहा ये भैया ये मेरे पास फर्म हो गई, बिजनेस हो गया, ये मेरे पास राम हो गया। आपको राम से कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, कितने रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाए। तो मैं इस राम के नाम की जगह क्या वर्ड यूज करने वाला हूँ, कैपिटल वर्ड यूज करने वाला हूँ। राम हमारा प्रोप्राइटर भी होगा, प्रोप्राइटर, ओनर, कुछ भी बोल लो आप उसको। तो हमने प्रोप्राइटर क्यों नहीं यूज करा? कर लो, नहीं कैपिटल वर्ड अब यूज करते हैं, उसका नाम है ना स्पेशल। असेट्स जैसे नाम है, जैसे मैंने परचेज बताया, अच्छा समझ ऐसे, इसलिए प्रोप्राइटर ओनर के ही नाम की जगह हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ राम्स कैपिटल, इतना ना बोल के मैं इसकी जगह सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल बोल रहा हूँ। कैपिटल को हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाते हो तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, वो कैपिटल होता है। लेकिन राम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन मैं राम की तो सुन ही नहीं रहा हूँ ना, राम से तो मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल वर्ड बोल रहा हूँ। अब आया समझ में। ऐसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जितनी भी मेरे पास जो भी कोई भी एंट्री होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, आपको हमेशा उसके डबल इफेक्ट देखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि अगर मैं बिजली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसका रेंट देना पड़ेगा, मतलब बिजली का मुझे बिल देना पड़ेगा। जगह यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रेंट देनी पड़ेगी। अगर मैं कोई चीज़ में नोटबुक खरीद रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो हर किसी के क्या है, डबल इफेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ध्यान से इस चीज़ को समझना, राम के नाम की जगह मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, कैपिटल वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी, एक मैंने कहा एक तो भैया कैश होगा, दूसरा क्या होगा, कैपिटल होगा। मैंने कहा आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा पूरी बुक में मैं आपसे कभी भी पूछूं कैश क्या है तो आप बोलोगे भैया असेट है, बस बात खत्म। कैश क्या है, असेट है, इतना ही। कैपिटल पूछूं तो क्या है भैया, लायबिलिटी है और कुछ नहीं है। ये आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि कैश क्या है, असेट है, कैपिटल मेरे पास इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी। समझ में आया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप बोलोगे भैया बिजनेस के पास 1 लाख रुपए कैश तो बढ़ गया, तो कैश बढ़ने का मतलब असेट्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो जब असेट्स बढ़ते तो मैं कहाँ दिखाता हूँ, डेबिट में दिखाता हूँ। असेट जब बढ़ते हैं मैं कहाँ दिखाता हूँ, डेबिट में। लेकिन ये 1 लाख रुपए क्या बिजनेस के हैं, 1 लाख रुपए क्या बिजनेस के हैं? आंसर है नहीं, ये तो राम के हैं ना, मालिक है ना। ये दोनों एक नहीं है, अलग हैं ये दोनों। मैंने बताया ना सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। भले ही ये राम का बिजनेस है लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक नहीं है, 2 लोग हैं। ये अलग है और ये अलग है। समझ में आया। तो बिजनेस कह रहा है कि भैया जो 1 लाख रुपए मेरे पास वो मेरे नहीं है, किसके हैं भैया, राम के। कभी ना कभी तो उसको वापस करने पड़ेंगे, कभी ना कभी तो उसे वापस करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल लायबिलिटी बोल रहा हूँ। तो उसमें मैंने काय का रूल लगाया, L+ का, क्रेडिट का। ये डेबिट समझ में आया, ये क्रेडिट समझ में आया। हमेशा याद रखोगे कैश क्या होता है, असेट होता है। दिमाग से ये चलाना है कि बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा। कैपिटल क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि अरे ये लायबिलिटी कम कब होगी। मैंने कहा मान लो इसने यहाँ से 10,000 रुपीज़ निकाल ली, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ये पैसा वो ड्राइंग्स अलग है, ड्राइंग्स के लिए पर्सनल यूज़ मैंने कहा, ड्राइंग्स के लिए अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो मैंने उसको ड्राइंग का। लेकिन मान लो इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन इसने कहा 1 लाख रुपए मैंने ज़्यादा लगा दिए, मैं 20,000 रुपीज़ कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर L- का रूल लग जाएगा, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। आया है समझ में? नहीं,
अगर वो पर्सनल यूज, अगर क्वेश्चन में लिखा हो मान लो पर्सनल यूज, तब आप उसकी जगह क्या वर्ड यूज करोगे? ड्राइंग्स वर्ड यूज करोगे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि यार वो अपनी कैपिटल कम करना चाह रहा है, वो पर्सनल में नहीं आएगा, बोला नहीं। अगर बोलते तो हम तो उसको ड्राइंग्स ट्रीट कर करते, अगर नहीं बोला गया तो हम मान रहे उसने कैपिटल कम करी। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आया आपको? जो पहले ये जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? डेबिट है। ये क्या है? डेबिट है। और टू कैपिटल ये क्या है? क्रेडिट है। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपको ऐसे नरेशन भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। एक और ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर बताई थी, परचेज गुड्स इन कैश। मैंने कहा आपको ध्यान देना है भैया गुड्स में, मैंने कहा आपको ध्यान देना है किसमें? गुड्स में। और आपको मैंने बताया कि मैं गुड्स की नाम की जगह क्या गुड्स का नाम इस्तेमाल करता हूँ? आंसर है नहीं। गुड्स के 4 नाम थे। कौन कौन से नाम थे वो? अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो क्या बोलूंगा? परचेज। बेचूंगा तो क्या बोलूंगा? सेल्स। खरीदा हुआ माल अगर मैं वापस कर रहा हूँ तो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। अब इसके रूल समझ लो। परचेज में मैं रूल लगाता हूँ n माइनस का। ठीक है। n माइनस का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसको मैं कहाँ पर दिखाता हूँ? डेबिट में दिखाता हूँ। क्लियर हो गया? सेल्स में मैं n प्लस का रूल लगाता हूँ। सेल्स में n प्लस का रूल लगाता हूँ। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा सेल्स करूँगा उतनी मेरी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हुआ? है? थोड़ा याद करना ये क्लास तुम्हें दोबारा से देखनी है घर जाकर। ये n माइनस समझ में आया आपको? डेबिट समझ में आया? सेल्स का मतलब है कि देखो कोई भी दुकानदार है जितनी वो सेल्स करेगा तो हमेशा उसका रूल लगेगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिंपल सा है। और ये इन दोनों के रिवर्स है, ध्यान से इस चीज को समझना। अगर ये n माइनस परचेज कहाँ पर आ रहा? डेबिट में। रिटर्न कहाँ आएगा इसका? क्रेडिट में। इतना सिंपल है। अगर सेल्स मैंने कहाँ लिखी? क्रेडिट में। रिटर्न कहाँ आएगा इसका? डेबिट में। ये मैंने बताया। ठीक है सर। उसके बाद मैंने कहा कि हमने यहाँ पे गुड्स खरीदे, हमने यहाँ पर गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स खरीदे हमने, किस में खरीदे भैया? कैश में खरीदे। तो तुम बोलोगे यार परचेज में तो n माइनस का रूल लगाओ। n माइनस का रूल मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तुम मुझसे पूछोगे क्या इसमें हमेशा n माइनस का ही रूल लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल, परचेज हमेशा नॉमिनल ही है, कुछ केसेस को छोड़कर, वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल इसमें हमेशा नॉमिनल का ही रूल लगेगा n माइनस, और हमेशा कहाँ पर आएगी? परचेज डेबिट में आएगी। समझ में आया? दूसरा कैश है। कैश में काय का रूल लगेगा? कैश क्या होता है? असेट होता है। तुमको दिमाग लगाना है कि बढ़ रहा है फिर कम हो रहा, बताओ। इसमें अगर आप कुछ चीज खरीद रहे हो तो कैश आपके पास बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने a माइनस बोल दिया, और a माइनस कहाँ आता है? क्रेडिट आता है। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? परचेज कहाँ पर आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो तुम यहाँ पे ये बात सीखी कि यार कोई भी खर्चा जब मैं करूंगा तो क्या वो डेबिट में आएगा? बिल्कुल। ठीक है। तुम पेट्रोल भरा लो, रेंट दे दो, कुछ भी तुम खर्चा कर लो, सबका सब कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। और अगर कैश कम होएगा तो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। दूसरा मैंने यहाँ पर बताया था परचेज गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम राम फर्नीचर हाउस। इस बार उधार पर खरीदा। गुड्स खरीदे तो हैं, लेकिन कैसे खरीदे भाई? उधार पर खरीदे। और किससे खरीदे? राम फर्नीचर हाउस से खरीदे। अब मुझको बताओ, जब मैं उधार में सामान खरीदता हूँ तो सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बनती है? उधार में जब मैं सामान खरीदूंगा सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या बनती है? क्रेडिटर बनती है। तो इसका मतलब राम फर्नीचर हाउस मेरे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर्स। तो इसमें काय का रूल लग जाएगा? एल प्लस का रूल लग जाएगा। समझ में आया? और परचेजेस में काय का रूल लगता है? n माइनस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। और राम फर्नीचर हाउस मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स, क्योंकि मैंने उधार में सामान खरीदा। उधार में सामान खरीदने की वजह से मेरे पास क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ जाती है। कहाँ पर दिखाता हूँ मैं उसको? क्रेडिट में। एंट्री क्या आ जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम फर्नीचर अकाउंट 50,000 और 50,000। ठीक है सर, इतना कर लेना।